इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने कार्टूनिस्ट और लेखक आबिद सुरती से। इनसे बातचीत की है निम्मी मिश्रा ने। आबिद सुरती साहब, नमस्कार। नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियोज में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बचपन से हम आपके कार्टून देखते पढ़ते आए हैं, या यूं कहें कि आपके कार्टून पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए हैं। बहुत छोटे थे तब भी, भले ही उसका मतलब समझ में ना आता हो, पर कैरिकेचर देखकर ही मजा आ जाता था। धीरे धीरे समझ बढ़ने के साथ साथ आपके कार्टून का मर्म हमारी समझ में आने लगा, और तब हमने जाना कि कार्टून कला कितनी प्रभावशाली है। हंसते हंसते कार्टूनों के जरिए हम जिंदगी के कितने गहन विषयों से वाकिफ होते हैं। ऐसे तथ्य, ऐसी घटनाएं जो असल में बड़ी रूखी सूखी और बेरौनक होती हैं, कार्टूनों के माध्यम से बड़ी सहजता और आसानी से साधारण व्यक्ति भी ग्रहण कर सकता है। कार्टून कोना डब्बू जी अभी भी हमारी जबान पर चढ़ा है और जस का तस हमारी चेतना पर छाया है। तो आबिद सुरती साहब, आप सबसे पहले ये बताइए कि पहला कार्टून आपने कब बनाया था, और कार्टूनिस्ट बनने का ये जो आइडिया है वो कब और आपके दिमाग में कैसे आया? कब और कैसे का जवाब तो ये है कि जब मैं स्कूल में था जी, तब मैंने एक कार्टून वॉल्ट डिज्नी का एक पन्ना ही मुझे कहीं से मिल गया था, तो वो देखकर मुझे लगा कि ये तो मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन तब कोई इरादा कार्टूनिस्ट बनने का नहीं था। तो वो जो पन्ना मिला, तो उस पन्ने ने मुझे इतनी प्रेरणा दी और मैं उस पन्ने को लेकर बैठ के उसके जितने भी पहलू थे उस एक पन्ने के, यानी कि वो मिकी माउस का पन्ना था, तो उस पन्ने को लेकर मैं दिन रात उसकी नकल करता रहता था, और धीरे धीरे नकल करते करते मैं फिर ओरिजिनल मौलिक बनाने लगा। अच्छा, तो क्या उम्र रही होगी आपके जब ये दिमाग में है? तब मैं स्कूल में था और करीबन 7वीं या 8वीं कक्षा में था, और 9-10 कक्षा में आने तक कुछ हादसे ऐसे हो गए कि मुझे आमदनी का जरिया पैदा करना पड़ा। अच्छा। तो सोचा कि अब आमदनी के जरिए के लिए क्या किया जाए, तो लगा कि कार्टून मैं बेच सकता हूँ, लेकिन बेचा कहाँ जाए, तो ये मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं स्कूल में था। तब तक आपने काफी सारे बना लिए थे? हाँ, काफी ढेर इकट्ठा हो गया था, और मैं स्काउट में भी था। अच्छा, उन दिनों स्कूल में, और स्काउट में उन दिनों साल में एक दिन मनाया जाता था जिसे कहते हैं खरी कमाई डे। पता नहीं आज स्काउट में वो दिन मनाया जाता है या नहीं, लेकिन उस दिन सारे बच्चे स्काउट का ड्रेस पहनकर पैसे कमाने के लिए, अपनी आमदनी पैदा करने के लिए, अपनी मेहनत की कमाई हासिल करने के लिए रास्ते में निकल पड़ते थे। कोई बूट पॉलिश का सामान लेके बैठ जाता था, कोई खोमचा लेकर बैठ जाता था। इस तरह सब अपना मेहनत से पैसा कमा कर लाते थे। तो मैंने सोचा मैं अपने कार्टून बेचने निकल पड़ूं। अच्छा। तो उस खरी कमाई डे ने मुझे बड़ा हौसला दिया, और मैं स्काउट के ड्रेस में सबसे पहले गुजराती पत्रिका निकलती थी, बहुत ही लोकप्रिय थी, जिसका नाम था चित्रलेखा। अच्छा। तो मैं उसके संपादक के पास बड़े डरते डरते पहुंचा। संपादक का नाम था वजू कोटक, मुझे आज भी याद है, और अपने ज़माने के बहुत ही बढ़िया संपादक, बहुत ही बढ़िया लेखक थे वो। तो उनके सामने मैंने एक कार्टून रखा, तो उन्होंने उठाया और देखा, और उसमें कोई शब्द नहीं थे, साइलेंट कार्टून था, 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पहले हिस्से में ये था कि एक पुलिस वाला जो है किसी मकान के नीचे खड़ा हुआ है, और कमरे से आवाज आती है खून 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 करके। दूसरे में ये बताया था कि वो दौड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ रहा है, और तीसरे में ये बताया था कि जहां वो कमरे में दाखिल हुआ तो वहां रेडियो बज रहा था, कोई रेडियो नाटक चल रहा था जिसमें से खून खून की आवाजें आ रही थी। तो ये उन्हें इतना पसंद आया कि वो बस देखते ही मुस्कुरा उठे, तो मैं समझा काम बन गया। तो उन्होंने कहा ये छप जाएगा और आप अपना पता छोड़ जाइए। ये
एक पहला ही मतलब अटेम्प्ट जो था वो कामयाब रहा, तो फिर दूसरा कार्टून मेरे पास एक और था, वो लेकर मैं पहुंचा टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो वो स्वीकृत हो गया वहां भी। अच्छा, किस सन की बात कर रहे हैं आप? ये किस ये 1953-54 के एक जेब कतरा है जो बस स्टॉप में एक यात्री खड़ा हुआ है, उसे वो दिखाता है कि देखो ये बोर्ड की और इशारा करता है, या लिखा है जेब कतरों से सावधान। तो उस आदमी का ध्यान वहां लगाकर उसी की जेब काट रहा है ये। एक कार्टूनिस्ट का जो नजरिया होता है वो आम आदमी जैसा सोचता है, हम लोग सभी वही घटनाएं और दृश्य देखते हैं, तो किस तरह का फर्क आपके नजरिए में रहता है और जीवन के हर पहलू को देखने का आपका अंदाज कुछ अलग होता है, और कैसे लाखों करोड़ों व्यक्तियों के बीच में से एक आबिद सुरती या एक आर के लक्ष्मण जैसे होते हैं, वो कौन से जीवाणु हैं जो आम लगने वाले व्यक्ति से आपको अलग कर देते हैं? आप कैसा महसूस करते हैं? यानी ये नजरिए वाली बात तो सही है आपकी। तो नजरिए के लिए ये होता है कि आपकी सोहबत क्या है, आपके साथ इर्द गिर्द घूमने वाले लोग कौन है, आपकी कंपनी, आपकी मतलब दोस्त बिरादर सखियां जो भी हो, वो क्या है, वो बहुत ही माने रखते हैं। जैसे मुझे बचपन से ही बहुत बढ़िया लोग मिल गए। जैसे एक बहुत बढ़िया चित्रकार मेरी जिंदगी में आया, एक बहुत बढ़िया राइटर मेरी जिंदगी में आया, एक बहुत बढ़िया फोटोग्राफर मेरी जिंदगी में आया। तो इन तीन लोगों ने मेरे जहन को ऐसा मोल्ड किया। 15-16 साल की उम्र रही होगी। और वो मेरे दोस्त जो थे वो सब 30-40 साल के थे। हाँ, वही मैं पूछना चाहती थी कि उस जमाने में, जैसे आजकल के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं और उनको बहुत कुछ खुला आसमान देखने को मिलता है, बहुत सी जानकारियां वो बटोर सकते हैं, इतनी सारी मीडिया है, पर उस जमाने में तो 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे एकदम भोले भाले और बहुत सारी जमाने की जो हेर फेर है वो समझते भी नहीं थे। तो आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा अपने को इस्टेब्लिश करने के लिए? नहीं, जैसे मैंने बताया कि बड़ी आसानी से मतलब मेरे दोनों कार्टून स्वीकृत हो गए और मुझे कोई तकलीफ नहीं पड़ी। तो कहने का मतलब ये कि अगर कंटेंट में दम है, आप जो काम कर रहे हैं, चाहे आप कहानी लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, अगर आपकी कविता में दम है, आपकी कहानी में दम है, तो मुझे लगता है कि कोई आपका रास्ता रोक नहीं सकता। मतलब टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट बहुत जरूरी है और देर सवेर उसका परिणाम आता ही है। कुछ लिखने पढ़ने के बारे में बताइए कि आपका जो लेखन कार्य है वो कैसे शुरू हुआ? ये सारे मैंने लेखन कार्य भी किया है, मैंने और भी कई क्षेत्रों में, मतलब मैंने नाटक भी लिखे हैं, नाटक डायरेक्ट भी किए हैं, तो काफी कुछ काम किया है। तो ये मेरा स्वभाव है कि कोई चीज, मतलब कोई बात मुझे पसंद आ जाती है तो मेरे लिए वो चुनौती बन जाती है कि अगर आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकता। अच्छा, डब्बू जी के बारे में कुछ बताइए कि वो किस तरह? आइडियाज तो समाज से ही आते थे। कहीं पार्टी में चले गए, कहीं शादी ब्याह में गए, कहीं जलसे में कहीं भी चले गए, तो वहीं से लोगों के सुलूक से, लोगों की बातों से, तो आइडिया वहीं से पैदा होते थे। ये है कि वो जैसा आपने शुरू में कहा कि वो नजरिया, तो वो नजरिया था मेरे पास, तो नजरिया पकड़ लेता था वो। अब कामयाबी की वजह ये है कि जो आइडियाज डब्बू जी में आते रहे और ये लगातार निरंतर 30 साल तक नॉन स्टॉप चलते रहे और इतने लोकप्रिय हुए वो विचार, वो डब्बू जी के कार्टून, कि कहीं जाता मैं और कहीं कोई परिचित महिला मिल जाती तो कहती, भाई साहब आपने इतना बढ़िया आइडिया दिया, इतना बढ़िया आइडिया दिया है कि मेरे पति तो जल भुन कर राख हो गए। अच्छा, कहीं कोई पति मिल जाता था तो वो भी यही कहता था, अरे आबिद भाई क्या बढ़िया आइडिया था, मेरी बीवी की तो विकेट ही उड़ा दी आपने। अच्छा, अभी तक आपने इतने कार्टून बनाए, आपको ऐसा लगता है कि आपके कार्टून से समाज को कुछ आप नई दिशा दे सकते हैं, या कुछ जो एक मूल्यों में गिरावट आ रही है या जो एक पूरा बदल रहा है, तो उसमें आपके कार्टून कुछ मददगार हो सकते हैं? बिल्कुल, मकसद ही ये था कि कहीं कोई तब्दीली आए। अच्छा, इसकी एक मिसाल दूंगा कि मेरे जो कार्टून हुआ करते थे डब्बू जी के, वो 2 स्तर पर, 2 लेवल पर चलते थे। एक लेवल तो वो होता था कि जो आम आदमी पकड़ लेता था,
और दूसरा एक लेवल जो होता था अंडर करंट जिसे कहते हैं, वो अगर थोड़ी सी भी किसी में समझ है तो वो पकड़ लेगा कि ये कहना क्या चाहता था, उसके मूल में क्या है। हाँ, उसके मूल में विचार क्या है। अच्छा, अपने साहित्यिक लेखन के बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से आपने नाटक लिखे और किस तरह के, मतलब समाज के किस पक्ष ने आपको ज्यादा आकर्षित किया लिखने के लिए। लेखन जो मैंने शुरू किया तो उसमें मेरा तब, जब मैंने शुरू किया 65 में पहली किताब छपी थी मेरी, पहला उपन्यास टूटे हुए फरिश्ते। तो तब मेरा कोई ये मकसद नहीं था कि मैं कोई समाज में तब्दीली लाना चाहता हूँ या कुछ लोगों को देना चाहता हूँ, जैसे कमिटेड राइटिंग कहते हैं। मेरा मकसद सिर्फ उससे राइटिंग के जरिए पैसे कमाना था, क्योंकि मैं मूलतः चित्रकार हूँ। जे स्कूल ऑफ आर्ट से मैंने डिप्लोमा लिया है, 5 साल का कोर्स किया है, और मेरा जो ध्येय जो था जीवन का वो चित्रकार बनने का तब भी था और आज भी है। आज तो आप चित्रकार भी हैं, ध्येय तो हो गया पूरा। तो चित्रकारी में ये होता है ना कि चित्रकारी जो है बहुत ही एक्सपेंसिव आर्ट है। आज एक कैनवास आज मैं बनाता हूं तो मुझे 2000 रुपए में घर में पड़ता है। 2000 एक कैनवास। अब एक कैनवास एक दिन में बन जाता है, तो अब दूसरे कैनवास के लिए 2000 रुपए कहां से लाऊं? महीने में अगर 2000 रुपए भी मैं अलग रखता हूं तो इतना एक्सपेंसिव हो गया। तो तब भी उतना ही एक्सपेंसिव था, उतना ही महंगा था। तो मैंने सोचा कि मैं राइटिंग भी कर सकता हूं, तो क्यों ना राइटिंग के जरिए भी पैसे पैदा करूं। जैसे कार्टूनिंग के जरिए मैंने आमदनी शुरू कर दी, तो उसी तरह राइटिंग के जरिए भी आमदनी शुरू कर दी। लेकिन जब एक जिंदगी में एक मकाम ऐसा आया कि मुझे लगा कि अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ मनी। ये जब जिस दिन एहसास हुआ तो मैंने फिर राइटिंग में कमिटेड राइटिंग शुरू की कि अब मैं कुछ समाज को दूं, कुछ लोगों को दूं, कुछ जो पढ़े मेरी किताब तो वो पढ़कर भूल ना जाए, उसमें से कोई सबक साथ लेके निकले। तो नाटक आपने किस विषय को लेकर लिखे ज्यादा? नाटक मैंने कॉमेडी लिखे ज्यादातर, मतलब उसमें भी कार्टून की कहीं कार्टून बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही थे। और वो एक नाटक जो आखिरी नाटक मैंने किया था जिसका नाम था राधे राधे हम सब आधे, उसमें मैंने डब्बू जी का पात्र ही लिया था। अच्छा। और वो हिलेरियस कॉमेडी, अच्छा, लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाए, तो उसके 50 शो मैंने बंबई में किए थे। अच्छा, वैसे तो आबिद सुरती का नाम सुनते ही थोड़ी तो मुस्कान आ ही जाती। शुक्रिया। वो अपने आप में एक नाम ऐसा एस्टेब्लिश हो गया है कार्टून की दुनिया में कि उसके नाम से तो मतलब जी खुश हो जाता है। अच्छा, अब ये तो आपका इतना सब बिजी रहता है कि आप पेंटिंग भी करते हैं, लिखते भी हैं और कार्टून भी, तो आप जो पहले कार्टून बनाते थे और आज के माहौल में उसमें कोई फर्क पाते? मैं फर्क मतलब इस माने में कि वक्त के साथ आज कंप्यूटर आ गए हैं, तो पहले जो हाथ से हम बनाया करते थे अब ज्यादातर काम हम कंप्यूटर में करते हैं, तो उससे काफी इफेक्ट में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। समय भी कम लगता है, समय भी कम लगता है, और रंग भी ऐसे चकाचौंध जो होते हैं एकदम से, तो बच्चों को बहुत भाते हैं, मतलब तो अपील उसकी बढ़ जाती है कार्टून की। तो आप विविध भारती के स्टूडियोज में आए, इतनी अच्छी बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी जाने माने लेखक और कार्टूनिस्ट आबिद सुरती से निम्मी मिश्रा की बातचीत। विविध भारती की ओर से इनसे मिलिए कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम खत्म होता है। इनसे मिलिए